सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया है उसके बारे में। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते, मेंस दे के अगर आप आए हैं और पोस्ट प्रेफरेंस आपने नहीं भरा, तो आपका पेपर देने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। दूसरा, पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत अच्छे से भरना है, क्योंकि इवन इफ स्लाइडिंग रूल आ गया है, सब चीजें आ गई हैं, फिर भी भाई आप अगर पोस्ट प्रेफरेंस ढंग से नहीं भरोगे तो जो आपकी ऊपर की प्रेफरेंस रही होगी वो आपको मिल जाएगी, और वो मिल गई और पता चले कि आपने थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया था तो गड़बड़ हो गई। मैं एक इस गड़बड़ का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। मेरे एक बहुत खास मित्र है, नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी, लेकिन उन्होंने पिछली साल क्या किया, क्योंकि पिछली साल आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब की बार भी ऐसा हो सकता है कि काफी आंसर्स चेंज हो गए, किसी के मार्क्स ज्यादा थे, कम हो गए, कम थे, ज्यादा हो गए। एसएससी ऐसा सब कुछ कर सकती है, 2024 में किया था, 25 में भी ऐसा हो सकता है। तो 24 में जब उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया था, तो वो इनिशियल आंसर की के हिसाब से बच्चे भर देते हैं, उन्हीं के मार्क्स के हिसाब से। तो मेरे दोस्त ने भी उसी तरीके से भरा था। जब उसने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा तो उसको लगा कि यार कुछ मिलना तो खास है नहीं, कुछ भी भर दो, कुछ भी उल्टा सीधा भर दिया। बस उसने ये देखा कि कलर ब्लाइंडनेस में जो जो पोस्ट ओके हैं उनको भर देता हूँ। भाई ने भर दिया। भाई का नेचर मैं बताता हूँ। भाई का नेचर ऐसा है कि उसको मतलब बड़े सॉफ्ट नेचर का इंसान है। थोड़ा सा लाइफ में आराम पसंद है, घर पर टाइम बिताना पसंद है, घर वालों के साथ रहना पसंद है। सीधी सी बात है, दिल्ली के बाहर जा ही नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही चाहिए थी। ऑलरेडी सीएचएसएल के थ्रू सेलेक्टेड था, सीजीएल दे रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेक्शन लेना, अपग्रेड करना है। अब भाई का क्या होता है कि ना, सबसे पहली जो प्रेफरेंस थी वो कोई मतलब एएसओ वगैरह की थी, वो नहीं मिली। लेकिन भाई को दूसरी प्रेफरेंस जो थी ना, वो भर गई थी सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। ग्रेड पे तो 4600 है। सीबीआई की पोस्ट मिल गई, और सीबीआई मिलते ही भाई की तो हालत खराब की, यार मैं तो सीबीआई कर ही नहीं पाऊंगा। और ट्रेनिंग भी हो गई है, लेकिन अभी भी भाई लगा हुआ है कि भाई 2025 के थ्रू कोई और अच्छी पोस्ट मिल जाए। बेशक 2800 ग्रेड पे मिल जाए, लेकिन दिल्ली में मिल जाए, मुझे वो करनी है, मुझे मैं गलत फंस गया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लाइटली इसको नहीं लेना, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम पे देखो, मैं बहुत लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा। जितनी पोस्ट आपकी हैं, उन पोस्ट का क्या ग्रेड पे है मैं आपको ये बताता रहूंगा, मतलब कौन से पे लेवल की हैं, उसका क्या कोड है ये मैं आपको बता दूंगा, जो कि एसएससी जो देती है वो भी। कितनी उसकी वैकेंसीज हैं ये मैं आपको बता दूंगा। कौन सी पोस्टिंग ऐसी है जो सिर्फ दिल्ली में रहेगी, कौन सी पैन इंडिया वाली है वो मैं आपको बता दूंगा। हर पोस्ट के थोड़े थोड़े जो प्रोज हैं और थोड़े थोड़े जो कॉन्स हैं वो मैं बताता रहूंगा। किस तरीके के व्यक्ति को कौन सी पोस्ट नहीं भरनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, कि ये आपको नहीं भरनी चाहिए, कौन सी भरनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले कुछ मिनटों में, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये भरनी है कि नहीं भरनी है, क्योंकि फिजिकल की जो जो पोस्ट है वो आपको बताने वाला हूँ। कलर ब्लाइंडनेस किसकी पोस्ट में दिक्कत कर सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ में मेरे भाई बहुत सारे बच्चों को जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है उसको लेके भी डाउट होगा, तो उसको भी हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे आपके सामने कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या चीज, तो वो बता दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी क्रूशियल रहेगी। किस जैसे बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो पैन इंडिया वाली हैं, तो कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, जिसके हिसाब से आप अपने मार्क्स देख के उसी हिसाब से पोस्ट फिल कर पाए, जिससे कि आपको नॉर्थ चाहिए तो नॉर्थ मिल जाए, साउथ चाहिए तो साउथ। क्या क्या ऐसे पैमाने हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले, किसी बच्चे को हो सकता है कि जो लोकेशन है जॉब की वो उसके लिए प्राइम मतलब प्रायोरिटी हो, कि भैया मेरे को, मैं 4600 की जगह 2800 पर रह लूंगा, लेकिन चाहिए दिल्ली, या चाहिए मेरे को लखनऊ, या चाहिए मेरे को वॉट एवर जगह, या मेरे को साउथ ही चाहिए। जनरली नॉर्थ वाले जो बच्चे हैं वो साउथ में एक आधी बार चले तो जाते हैं। जैसे 4600 ग्रेड पे की बहुत सारी वैकेंसीज, जैसे एग्जामिनर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, इनकी मैक्सिमम वैकेंसीज साउथ में आती हैं। काफ़ी ल्यूक्रेटिव पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा आप कमा सकते हैं उसमें, ठीक है, अलग से भी जाके, सैलरी के अलावा भी। तो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है, लगता है कि बहुत पैसा कमाया जा सकता है, तो लोग कई बार साउथ में चले तो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब दिक्कतें होती हैं, बार बार प्लेन से आना पड़ता है क्योंकि नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, तो वो दिक्कतें रोज आपको ना झेलनी पड़े। तो हो सकता है सैलरी कुछ लोग कम लेना पसंद करें, लेकिन उनको पोस्टिंग अच्छी जगह पे चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी नेचर हो सकता है कि भाई साहब देखो जी, मैं कितनी भी दिक्कतें झेल लूंगा, मुझे अच्छी सैलरी, अच्छी पावर वाली पोस्ट चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बस पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। आपकी जो प्रेफरेंस है आप उसके हिसाब से देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको फिल करनी है। ये एक हमने प्रॉपर डिकोडर तैयार किया था पिछले साल भी, अब के साल भी हमने इसको बड़े अच्छे से अपडेट किया है। इसमें कुछ अपग्रेड्स और करे हैं जो कि मेरी टीम ने करे हैं। और इसमें हमने जो वैकेंसीज हैं,
जोन वाइज वो सब भी हमने यहाँ पे डाल रखी है, स्टेट वाइज या जोन वाइज जिस तरीके से वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे मैंने पोस्ट डिटेल्स की भी वीडियोस कई बार बना रखी हैं, तो मेरे को एक एक पोस्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। तो मे भी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी जानने को मिले जो कि आपको पहले से ना पता हो। किस पोस्ट के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए एक बार शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से कि कौन सी पोस्ट आप फिल कर सकते हैं। देखो, ये इसमें कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या है, ये सब देख लेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट में FAQs भी हैं कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनकी जो परमानेंट पोस्टिंग है ना, वो मेरे भाई दिल्ली में रहती है। तो वो ये 5-6 पोस्ट हैं जो कि परमानेंट दिल्ली में, सारी लेवल 7 है। लेकिन एक ये असिस्टेंट जो है ना, B22 जो है, ठीक है, ये आपका लेवल 6 का है। लेवल 7 जो होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है, और लेवल 6 जो होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो इस ग्रेड पे का भी ध्यान रखेंगे। कलर ब्लाइंड लोगों के लिए कौन सी सूटेबल है और कौन सी नहीं है, वो हमने इस वाले कॉलम में लिख रखा है, तो आप देख लेना। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो जिसमें नो लिख रखा है वो आप फिल मत करना, क्योंकि अगर आपको ये मिल गई और जब उसका मेडिकल टेस्ट होगा वहां पे जाके डिपार्टमेंट के द्वारा, तो फिर आपको वहां पे दिक्कत होगी। और ये बात आप ध्यान रखना, आप बेशक टॉपर क्यों ना रहे हो, आप रैंक 1 है, और मान लीजिए आपने पोस्ट चूज कर ली ये मेटी वाली ASO, और आप कलर ब्लाइंड है, आपको आगे जाके जब डिपार्टमेंट में जाओगे तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका होगा। अगर आप वहां क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये मत समझना कि इसकी जगह फिर कोई और पोस्ट मिल जाएगी। एक बार जो पोस्ट आपको फाइनल मिली और आप डिपार्टमेंट में गए, उसके बाद में पोस्ट आपकी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी, दैट्स इट, फाइनल, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से भरनी है एक एक पोस्ट। तो कलर ब्लाइंडनेस वाला कॉलम आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। ये जो पोस्ट हैं, अब की बार इनके पोस्ट कोड भी बदल गए, पिछली बार कुछ अलग थे। तो जो अपडेटेड फाइल हो ना, उसके पोस्ट कोड देख के आपको डालने, कहीं पुरानी कोई फाइल उठा लो और उससे पोस्ट कोड देख लो और सब गड़बड़ हो जाए। या गूगल से आपको नहीं देखने, जो हमने ये PDF आपको दी है, इसमें सारे के सारे अपडेटेड पोस्ट कोड्स हैं। जैसे B06 आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें देखो आपको B06 B011 जो है दोनों सेम दिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पता है फर्क क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए, मतलब ब्लाइंड वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये आपका कलर ब्लाइंड वालों के लिए सूटेबल है। तो एक तो ये डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना। दोनों ही लेवल 7 है, दोनों में वैकेंसीज भी उतनी ही, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक एक करके आप अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे वैकेंसीज है, MEA में ठीक ठाक वैकेंसीज है, 110 वैकेंसीज आ रखी हैं, ठीक है। एक इसका एज ग्रुप का भी आपको ध्यान रख लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करते हैं, लेकिन एज ग्रुप का अगर उनको ढंग से नहीं पता है तो हो सकता है 18 एज नहीं हुई और वो MEA भरना चाहें, तो वो गलती आप नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। CPT DST का ये मतलब होता है, जब कंप्यूटर का पेपर आपका जैसे होता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने, जैसे अब तक क्या होता था, 33% तो था जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए थे। इसके अलावा जो CPT की जैसे 18 नंबर आपको चाहिए थे नॉर्मली कंप्यूटर को क्लियर करने के लिए, लेकिन जो CPT पोस्ट है उसके लिए अलग से कट ऑफ लगती थी जो कि 27 पे जाती थी UR की। अब की बार में भी हो सकता है इसको थोड़ा सा लोअर कर दें, लेकिन अब तक ऐसा होता था। तो ध्यान रखेंगे, CPT का मतलब है जो कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ आती है वो वाली पोस्ट, और जो बाकी की हैं वो जो मिनिमम इनको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इनमें से ये MEA वाली जो पोस्ट है ना, ये CPT पोस्ट है। ये जो असिस्टेंट है ट्राई का, ये CPT पोस्ट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रख लेंगे। लेकिन ये लेवल 6 है। लेवल 7 जो होता है वो 4200 ग्रेड, मतलब 4600 ग्रेड पे होता है। लेवल 6 जो होता है ना मेरे भाई, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 4200 ग्रेड पे रहता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ ऐसी पोस्टिंग है जो पैन इंडिया पोस्टिंग है। इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी जरूर रहेंगी जो कि ज्यादातर दिल्ली में रहती हैं, लेकिन इनकी कभी कभार इंडिया के बाहर पोस्टिंग हो सकती है। जैसे जो सिर्फ दिल्ली पोस्टिंग वाली पोस्ट थी, उनमें MEA एक ऐसी पोस्ट थी जो नॉर्मली रहती दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के बाहर भी जा सकते हैं, खास करके विदेश जाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो MEA की पोस्टिंग में सबसे खास बात तो यही है कि भैया विदेश जाने का मौका मिलता है, फॉरेन अलाउंस मिलता है, वहाँ पे ठीक ठाक आपका 3-4-5 लाख रुपए तक की सैलरी बन सकती है। तो उसका ध्यान रखेंगे जो लोग MEA को प्रेफर करना चाहते हैं। इतना आप जानते होंगे, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, मैं पोस्ट डिटेल्स नहीं बताने आया हूँ, लेकिन किस किस पोस्ट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले इसमें B01 अब की बार इंस्पेक्टर एग्जामिनर की है। एग्जामिनर को वो लोग कम प्रेफर करना जो लोग साउथ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर की जो मैक्सिमम वैकेंसीज होती है ना, वो आपकी साउथ में होती हैं, क्योंकि पोर्ट पे काम करते हैं लोग। अब पोर्ट है कहाँ पे, पोर्ट ज़्यादातर आपके कहाँ पे है, साउथ में है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनर की जो वैकेंसीज है ज़्यादातर आपका साउथ में पोस्टिंग मिलती है। तो उस तरीके से ध्यान रखेंगे। वैकेंसीज टोटल 137 हैं, इसमें से मैक्सिमम साउथ की आपको मिलेंगी। सेम प्रिवेंटिव ऑफिसर के साथ में भी है, ये भी मैक्सिमम आपको साउथ में मिलेगा, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी 353 वैकेंसीज हैं, दोनों ही 4600 ग्रेड पे है, दोनों में एज 18 से 30 है, और दोनों ही CPT पोस्ट हैं। अगर हम EPFO ASO की बात करें जो कि लेवल 7 है, नई पोस्ट है, इसमें 94 इसमें वैकेंसीज हैं टोटल। कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए सूटेबल है, ये दोनों सूटेबल नहीं थी।
ध्यान देंगे, जैसे आपका ये हो गया, एक्साइज वाला हो गया, एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, ये तीनों ही कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा आपका जो ईडी वाला है ये भी कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए सूटेबल नहीं है। तो इन चीज़ों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस चीज़ का भी। जैसे एक्साइज में काफ़ी वैकेंसीज हैं और एक्साइज आपका दिल्ली में भी मिलता है, तो अगर किसी की रैंक थोड़ी ठीक बन रही है तो वो एक्साइज फिल कर सकता है और उसको दिल्ली मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया इनकम टैक्स या एक्साइज हमें चाहिए और अच्छी रैंक हमारी आ रही है, टॉप 100 मान लो या टॉप 150 में आने वाली है, जो भी रैंक मित्रा वगैरह से आप जितना पता कर पाते हैं, तो आप फिर एक्साइज भर सकते हैं। लेकिन आपकी मान लो प्रेफरेंस दिल्ली है, आपको लगता है कि एक्साइज मिली तो भी बॉर्डर पे रहेंगे, तो फिर पक्की बात है साउथ में चले जाओगे। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान आपको देना है कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ रहती है, ठीक है। तो ये वो पोस्ट हैं जो सारी की सारी मैक्सिमम काम की हैं, पैन इंडिया वाली हैं। इसके अलावा कैट में एएसओ है, देखो ये भी ज़्यादातर आपको मतलब कैट वाली जो है ये 2-3 जगह ही इनके ऑफिस हैं, ज़्यादा जगह नहीं है। लास्ट टाइम पे एक हिम्मत एक लड़का था उसका भी हुआ था इसमें, ठीक है। तो काफ़ी सारे मतलब हमारा स्टूडेंट था एक, जिसने पढ़ाई करी थी, सारी चीज़ें करी थी, तो उसने बताया भी था, उसको भी दिल्ली नहीं था, वो भी दिल्ली से बाहर था। तो ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। कई बार हमें एएसओ की पोस्ट को देख के ऐसा लगता है कि एएसओ सिर्फ दिल्ली वाले होंगे, ऐसा नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पर इनकी पोस्टिंग रहती है। इसके अलावा इंस्पेक्टर जो होता है सीबीएन का, ठीक है, सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो वाला है ना, ये वो है सीबीएन वाला, ठीक है। इसके अलावा इसकी लेवल 7 है, वैकेंसीज बहुत कम है, ना के बराबर है। कैट में तो ना के बराबर ही वैकेंसीज आती हैं। कैट का तो पिछली बार भी शायद 2 या 3 थी, अब की बार 1 है। तो ये तो बस किस्मत वालों को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे 18 से 30 इसमें भी एज है, इसमें 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो IBASO है ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, हालांकि इसमें जो मैक्सिमम पोस्टिंग है ना वो दिल्ली में आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया लेवल पर है, 197 वैकेंसीज हैं। कलर ब्लाइंड वालों के लिए भी सूटेबल है, इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। 18 से 30 वही है। इसके अलावा B13 जो है वो सब इंस्पेक्टर CBI वाले हैं, ये भी कलर ब्लाइंडनेस के लिए सूटेबल है। इसी वजह से जो मैं बता रहा था ना शुरुआत में स्टोरी, वो वाला काम इसी वजह से हुआ था कि यहाँ यस देखा, लेवल 7 देखा, वैकेंसी देखी, मार दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि CBI का सब इंस्पेक्टर है। तो सिर्फ इतना नहीं देखना है, आपको हर एक चीज़ कंसिडर करनी है। एज ग्रुप जो है वो इसका बेसिकली 20 से 30 साल वाला है, ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है, इसका ज़रूर आप मतलब ट्राई करना। मैं कहूँगा कि इनकम टैक्स बहुत अच्छी पोस्ट है, और अगर अच्छी रैंक आ रही है तो दिल्ली मिल जाता है। दिल्ली में खूब पोस्टिंग आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, यानी कि दिल्ली में बहुत सारी वैकेंसीज इसमें से रहेंगी पक्का। तो 412 है और आप 18 से 30 की एज में इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा CSS का ASO आप मान के चलो 99% चांस है कि आपको दिल्ली ही मिलेगा, ASO इन CSS को दिल्ली ही मिलेगा। तो ये भी आप दिल्ली की पोस्टिंग मान के चल सकते हैं। AFHQ भी आप दिल्ली ही मान के चलो, ऑलमोस्ट श्योर है, ठीक है। तो ये बेशक ऑल इंडिया रैंक वाली पोस्टिंग में डाल रखे हैं, लेकिन आप इसमें ऑलमोस्ट सर्टेन मान के चलो कि पक्का आपको यहाँ पे भी कहाँ मिलने वाला है, तो दिल्ली में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ASO इन CSS, ASO इन AFHQ दोनों ही दिल्ली जैसे ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म असिस्टेंट जो रहते हैं ये भी जनरली दिल्ली में आपको मिल सकता है, हालांकि ये पैन इंडिया पोस्टिंग वाली पोस्ट है अगेन, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स जो होता है ये भी 2-3 जगह इनके ऑफिस हैं और 40 वैकेंसीज हैं। CSS टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छी पोस्ट है, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है CBIC में, सेंट्रल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना CBIC, ठीक है, उसके लिए बोलते हैं इसको। देखो लेवल 6 की पोस्ट है, 183 वैकेंसीज हैं, आप इसको भी मतलब टारगेट कर सकते हैं। जो असिस्टेंट होते हैं ईडी में, देखो ईडी में 2 पोस्ट होती हैं, एक होता है आपका जो ऑफिसर वाली होती है, AEO जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और एक ये ईडी सिर्फ असिस्टेंट होता है, ठीक है। ये लेवल 6 की है, वो लेवल 7 की है, उसमें वैकेंसीज ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। MHA में भी असिस्टेंट की जॉब आती है, ये भी जनरली मैक्सिमम पोस्टिंग आपको दिल्ली में रहेगी, हालांकि पैन इंडिया जाने के चांसेस रहते हैं। असिस्टेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का होता है, इसमें भी आप पाओगे कि वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन जनरली दिल्ली में ही रहेगा ये भी, ठीक है। इस असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ये भी जनरली दिल्ली में आपको मिल सकता है, ऐसा चांसेस इसमें भी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट टेक्सटाइल के हो गए, असिस्टेंट हो गए इंडियन कोस्ट गार्ड के, असिस्टेंट हो गए DFSS के, NCB वाली पोस्ट हो गई जो कि ASO की पोस्ट है, ठीक है। ये सब पूरे इंडिया में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इनमें से भी यही रहते हैं कि ये इंडिया मतलब ये ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, लेकिन दिल्ली के चांसेस बने रहते हैं जितने भी मिनिस्ट्री की पोस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो अब की बार पोस्ट आई है, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इनका मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, इसका हमारे पास डाटा है, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्शन हेड है वो भी नई पोस्ट है अपने आप में, ठीक है, इसमें भी 57 वैकेंसीज है, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज है कितनी किस में है, ये पूरा डाटा इसके अंदर है,
कोड किसका क्या है ये उसके अंदर है, तो एक एक करके आप सारी पोस्ट को देख लेना। बहुत सारी पोस्ट है, एक एक करके आप, मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, इससे बढ़िया आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि और इसमें क्या क्या है, ठीक है। और इसमें कुछ वो पोस्ट हैं अगला जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। कौन सी वो पोस्ट हैं एक बार ध्यान देंगे, ये वाली पोस्ट है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीएन वाला हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो सब इंस्पेक्टर है सीबीएन वाला ये हो गया। इसके अलावा आपका इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया, एनसीबी वाला, एमएचए का पार्ट है ये। सीबीआई हो गया और सब इंस्पेक्टर एनआईए हो गया। इसमें क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती हैं, ठीक है। तो इनमें से देखो जो जो पोस्ट हैं, एक्साइज हो गया, एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, और ये सीबीएन वाले हो गए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स जो है ना। अब इसमें देखो फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि हाइट चाहिए 157.5, हाइट रिलैक्स्ड मतलब रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का मिल जाता है, जो घरवाली हैं, असामीज हैं, गोरखाज हैं और मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट आपकी चाहिए 81 फुली एक्सपेंडेड विथ अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 76 और 81 चाहिए बेसिकली एक्सपेंडेड। इसके अलावा अगर बात करते हैं फिजिकल टेस्ट में और क्या क्या है, तो वॉकिंग है 1600 मीटर की, रनिंग नहीं है, वॉकिंग है 15 मिनट में 1600 मीटर, साइकिलिंग रहती है 8 किलोमीटर की 30 मिनट में, ठीक है। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, ठीक है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 152 चाहिए होती है, वेट 48 केजी चाहिए होता है। यहाँ पे देख लेना एक बार आप क्या क्या कहाँ कहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मतलब वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में फीमेल वालों के लिए, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे कि जो पोस्ट ऑफ ये एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं, इनको बेसिकली विल हैव टू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट और ये सब भी इनको मीट करना ही पड़ेगा। हाउएवर फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल टेस्ट इज अलाउड, यानी कि उनको वॉकिंग और साइकिलिंग नहीं करवाते हैं जिनको हड्डी से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे भाई जो पोस्ट है आपकी सीबीआई का सब इंस्पेक्टर की, उसमें क्या क्या है, तो हाइट इतनी है, वुमेन के लिए इतनी है, चेस्ट आपकी इतनी रहती है, विजन आपका इसमें चाहिए होता है, वो चाहे चश्मे के साथ हो या बिना चश्मे के हो, तो वो बेसिकली आपको 6/6 चाहिए और 6/9 चाहिए दूसरी आई में, ठीक है। हालांकि इसमें चश्मे के साथ चलता है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए वाला है, हाइट इतनी चाहिए, महिलाओं के लिए हाइट इतनी है, चेस्ट इसमें इतनी है। आई साइट का एक बार जरूर देख लेना, अगेन ये भी विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मा हो या बिना चश्मे के हो, लेकिन आई साइट इतनी चाहिए होती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये जो है नार्कोटिक्स वाला जो है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, एनसीबी वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, इसमें भी ये हाइट चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या रिलैक्सेशन है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मैन के लिए हाइट, फीमेल के लिए हाइट, विजन विद और विदाउट ग्लासेस का मतलब है चश्मा लगा के या बिना चश्मा लगाए, दोनों एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाओगे तो इन पोस्ट को मत फिल करना। पता चला गलती से मिल गई, फिल ही मत करना, मैं कहूँगा। जिसमें आपको लगता है कि फिजिकल में पक्का आप बाहर हो गए या मेडिकल स्टैंडर्ड में आप बाहर हो गए तो फिल मत करो, क्योंकि बाई चांस अगर वो मिल गई तो खामखा गले का जंजाल बन जाएगी, बाद में कुछ चेंज भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है। जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है इसकी काफ़ी पोस्ट आई हैं। तो सीजीएल 25 में अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें ना, अहमदाबाद जोन में इतनी है, बेंगलुरु में इतनी है, भोपाल में इतनी है, भुवनेश्वर में इतनी है, चंडीगढ़ में इतनी है, चेन्नई, दिल्ली में देखो मैंने कहा था ना अच्छी खासी वैकेंसीज होंगी, 866 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में होंगी आई गेस, नहीं सबसे ज़्यादा मुंबई में है, ठीक है। तो टोटल इतनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको जो ध्यान देनी है, ये इनिशियल जब तक आरटीआई के रिप्लाई आए थे तब तक वो वैकेंसीज इतनी थी, लेकिन जब फाइनल वैकेंसीज आई हैं तो वैकेंसीज कम हुई हैं। यानी कि इनमें से कहाँ से कम हुई हैं आई डोंट नो। अब ये आपका रिस्क है कि कहाँ से कम हुई है। जब तक आरटीआई के रिप्लाई आए थे तब तक इतनी थी, इसके हिसाब से हमने पूरा कैटेगराइजेशन कर रखा है यहाँ पे। तो अगर कम हुई है तो ये अब आप अपना रिस्क पे देख लेना कि कहाँ से कम हुई होंगी, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें और कुछ जोन वाइज वैकेंसीज की, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी है, तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो अहमदाबाद में आपकी 23 है, बेंगलुरु में 57 है, भोपाल में 12 है, भुवनेश्वर में 9 है, चंडीगढ़ 22 है, चेन्नई 34 है, दिल्ली 33 है। तो दिल्ली में भी ठीक ठाक है, वैसे सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में जो कि साउथ है अगेन, ठीक है। और इसके अलावा आप पाओगे कि मुंबई में भी 45 है, अगेन साउथ है, ठीक है। तो साउथ में ठीक ठाक है। 56 कोलकाता में, तो साउथ तो नहीं है लेकिन मतलब जो जो लड़के हमारे बिहार से हैं, जो यूपी से हैं, उन लोगों के लिए कोलकाता एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले सकते हैं तो आपके लिए कोलकाता जोन एक ठीक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बाकी हैदराबाद भी साउथ मान के चलो आप, भुवनेश्वर तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा मिलके आपका,
ठीक है। तो इसमें जोन वाइज वैकेंसीज देख के ना उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए काफी काम की चीज है, तो इसको देख लेना। ठीक है। अपडेटेड वैकेंसीज कितनी है, पहले थी 389 जब तक ये डाटा था, अब 412 यानी कि बढ़ी है। अब किस जोन में बढ़ी होंगी, इट्स अप टू यू। अब मेरे को तो नहीं पता है ना, मैं नहीं कह सकता हूँ इस चीज को लेके। ठीक है। बाकी एक्साइज इंस्पेक्टर तो मैक्सिमम आपको साउथ में ही दिखेगा, बाकी दिल्ली में भी इसकी रहती है। तो बेंगलुरु में 54 है, भोपाल में 14 हैं, भुवनेश्वर में 9 हैं, चंडीगढ़ इंस्पेक्टर ये 12 हैं, चेन्नई 28 है, दिल्ली में 8 हैं। ठीक है। और गोवा में 0 हैं, गुवाहाटी में 53 है, 75 आपका हैदराबाद में है, जयपुर में 2 हैं, कोलकाता 0, लखनऊ 14, मुंबई 222, सबसे ज़्यादा मुंबई में है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। त्रिवेंद्रम वडोदरा वगैरह दे रखा है, वडोदरा वाला भी देख लेंगे एक बार। गुजरात वाले मतलब एटलीस्ट राजस्थान वगैरह से तो पास में पड़ ही सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। बाकी मेरे भाई अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो इसमें सारा साउथ ही मिलेगा आपको, या फिर कोलकाता मिल सकता है इधर, क्योंकि जहाँ पे जहाँ पोर्ट है। तो चेन्नई कस्टम्स में आपकी 25 है, गोवा कस्टम्स में 5 है, कोलकाता में 5 है, मुंबई सबसे ज़्यादा हमेशा रहता है 95 है। तो आप देख लेना आप कहाँ पे ओके हो, उसी हिसाब से फिल करनी है आपको। ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टेट वाइज में और वैकेंसीज की बात करते हैं तो ये आप एक बार देख लेना, चेन्नई कस्टम्स हो गया। ठीक है। गोवा हो गया, और ये सारे 36 मुंबई में सबसे ज़्यादा। अगेन वंस अगेन एग्जामिनर की भी कहाँ मिलेगी, तो यहीं पे मिलेगी। दिल्ली वगैरह का इसमें कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि दिल्ली में ना तो पोर्ट है ना कुछ है। तो ये वाली पोस्ट भरते टाइम आप मान के चलना कि पक्का आप या तो साउथ जाने वाले हो या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाले हो। ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको इनमें से कौन सी पोस्ट फिल करनी है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो पोस्ट है अच्छी अच्छी, उनकी जितने की स्टेट वाइज वैकेंसीज है, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो एक पोस्ट आई है उसमें भी कहाँ कहाँ पे है, तो आप एक बार इसको भी देख लेना। ज़्यादा वैकेंसीज इसमें है नहीं, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ आप डिसाइड कर नहीं पाओगे। ठीक है। मुंबई में ही इसमें भी वंस अगेन ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा। ये टैक्स वाली चीज़ है ना, सारी मुंबई में इसीलिए होते हैं, सारा पैसा वाला भारत के जितने भर पैसे वाले लोग हैं सबके सब मुंबई में जाके बैठे हैं। ठीक है। इसीलिए मुंबई में सबसे ज़्यादा ये टैक्स वाली जो वैकेंसीज है ना वहीं आती हैं। ठीक है। देखो भाई, इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट जो टीए की पोस्ट है सीबीआईसी में। ठीक है। तो इसमें देख लेना, ये भी मैक्सिमम आपका साउथ रहता है वैसे। तो अहमदाबाद में 160 है, तो गुजरात वाले लोग जो राजस्थान या उधर साइड के हैं थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ पे। बेंगलुरु 43 है, भोपाल ये। अब जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मार्क्स कम है, तो टीए को आप ऊपर इसलिए रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, तो देखो भोपाल में ठीक ठाक है 81 है, चंडीगढ़ बहुत अच्छा हो गया आपके पास में 166 अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास में दिल्ली में 72 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, ये सब नॉर्थ वाले अच्छे से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए। जयपुर 42, जयपुर भी बगल में ही है, कुछ दूर है नहीं ऐसा। ठीक है। इसके अलावा आप पाओगे कानपुर 59, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं यूपी वाले बच्चों के लिए, ठीक रहेगा यहाँ के लिए, है ना। मुंबई में वंस अगेन ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहते, लखनऊ में 13 हैं। ठीक है। पटना में 30 हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, मतलब एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि कहाँ से नॉर्थ आपको मिल सकता है। तो टैक्स असिस्टेंट आप देख सकते हैं 1294 है फाइनल, और पुरानी कम कम ज़्यादा थी, तो एक बार इनको मैच कर लेना कि कहाँ बड़ी होंगी, किस जोन में बड़ी होंगी, मतलब बी कैन नॉट से एनीथिंग। अब देखो स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले अब तक क्या था कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं थी, एसएससी ने एग्जैक्टली वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा तो एसएससी उस दिन कोई 2 लिस्ट जारी नहीं करेगा कि इनका सिलेक्शन हुआ है और ये वेटिंग में ना, एक ही लिस्ट आएगी कि इनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होने के बाद में 10 दिन का टाइम आपके पास में है, 10 दिन के अंदर आपको जो रीजनल डायरेक्टर है उनके पास में जाना है, और उनको जाके आप अपना ऑथेंटिकेशन कराना है कि हाँ जी हम ये नौकरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है। जब आप वहां जाओगे तो वहीं उसी टाइम पे आपको, आप उसको फिक्स करना चाहते हो नौकरी को या आप उसको फ्लोट करना चाहते हो, वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अगर आप वहां पे जाके फिक्स करा के आ जाते हो तो इसका मतलब है जब दोबारा रिजल्ट आएगा लगभग 15 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में, क्योंकि देखो 10 दिन का विंडो मिल रहा है आपको अपनी नौकरी को फिक्स कराने का, उसके बाद में वही पूरा डाटा कहाँ से कितना फिक्स किया है, किसने क्या किया है, वो डाटा फिर से एसएससी के पास आएगा, और उस डाटा को फिर से एनालाइज करके फिर दोबारा से रिजल्ट बनाया जाएगा। यानी कि आई थिंक लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा री रिजल्ट आने में, दोबारा से रिजल्ट आने में। तो जब दोबारा रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे आपको नीचे की पोस्ट नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है। जैसे मान लीजिए आपने, आपकी पहली प्रेफरेंस थी कुछ, दूसरी कुछ, आपको 5वीं प्रेफरेंस मिली, और आप बेसिक फ्लोट करना भी चूज करते हो ना, तो भी आपको जो आपकी ओरिजिनल मिली हुई पोस्ट है 5वीं, 5वीं से ऊपर मिलने का चांस है, नीचे नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 5वीं पे तो पहले रिजल्ट में ही हो। दूसरे में सिर्फ आपकी पोस्ट इंप्रूव हो सकती है, घटेगी नहीं, क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लीजिए टोटल 15,000 वैकेंसीज थी, 15,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 10 दिन के अंदर 3,000 लोग ऐसे थे जो पहुंच ही नहीं पाए।
यानी कि वो 3000 एब्सेंट मार्क कर दिए जाएंगे और उनकी नौकरी खत्म, टाटा बाय बाय। ना कोर्ट उनको नौकरी दिला पाएगा ना कुछ और, क्योंकि एसएससी बाकायदा अपना मेंशन करता है कि जी अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं रिपोर्ट करते हो तो यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट, और उसके बाद में कोई भी आपका रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं करा जाएगा, क्योंकि उनको री रिजल्ट देना है। अब जैसे ये वाला काम होगा तो मान लीजिए 3000 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो उन 3000 की जगह पे जो पिछले 3000 थे ना उनको शामिल किया जाएगा। अब उन पिछले 3000 में से किसको कहाँ शामिल किया जाए, अब ये दिक्कत है। या तो ये किया जाए कि सबके रिजल्ट को दोबारा से निकाला जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि भैया रिजल्ट जैसे जिन बच्चों ने चूज किया था कि भाई हमारा ये फिक्स है उनका वही छोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए एमईए के 10 लोग नहीं पहुंचे रिपोर्ट करने, यानी कि उनको एमईए नहीं करनी है, यानी कि वो एब्सेंट है। अगर 10 लोग एमईए के रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे तो जो एमईए से नीचे कट ऑफ गई होगी, जैसे मान लीजिए किसी की सीएसएस मिला था, उसकी पहली प्रेफरेंस एमईए थी, दूसरी सीएसएस थी, लेकिन 0.5 मार्क्स कम रहने की वजह से एमईए नहीं मिल पाया, सीएसएस मिला। अब क्योंकि एमईए में 10 पोस्ट खाली हुई हैं, तो जो अगले बिल्कुल रैंक पे होंगे जिनकी प्रेफरेंस एमईए रही होगी उनको ऊपर उठा दिया जाएगा, उन 10 की जगह पे भर दिया जाएगा। अब क्योंकि कुछ सीएसएस में से एमईए में पहुंचे तो सीएसएस में भी कुछ वैकेंसी खाली हुई, प्लस में कुछ सीएसएस का हो सकता है रिपोर्ट ना कर पाए हो, उनकी खाली हुई, तो जो नीचे वाले लोग फ्लोट चूज करेंगे उनको और ऊपर लाया जाएगा। फ्लोट उन्हीं को किया जाएगा जो कि फ्लोट चूज करेंगे। अगर फिक्स चूज करते हो आप तो इसका मतलब है कि फिर आपको मतलब आपकी पोस्ट को ऊपर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यही चीज इन्होंने स्लाइडिंग मैकेनिज्म में बता रखी है। प्रॉब्लम यही थी कि बहुत सारी वैकेंसीज खराब चली जाती थी, लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचते ही नहीं थे। अब इसका सोल्यूशन स्लाइडिंग मैकेनिज्म निकाला गया। ये सिंगल री एलोकेशन प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं है मान लीजिए 25 दिन बाद फिर से रिजल्ट आ जाता है और लगभग 2000 नए बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, पुराने वाले छोड़ देते हैं और नए वाले सेलेक्ट हो जाते हैं 2000। अब दोबारा मान लीजिए इन बचे हुए जो नए आए उनमें से भी 1000 लोगों ने छोड़ दिया, तो उन 1000 के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका मतलब है जो मिल गया, सिर्फ एक बार सिंगल री एलोकेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये भी ध्यान देंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन होगा जहाँ पे मेरिट और ये प्रेफरेंस भरी जाएगी। उनको विजिट करना पड़ेगा एसएससी का जो रीजनल डायरेक्टर है, आरडी जिसको बोलते हैं, आरडी ऑफिस, ठीक है, वहाँ पे जाके बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के रूप में। 2 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे, या तो आपको फिक्स करना है कि जो पोस्ट आपको मिली है हमें वही चाहिए, दूसरा आपको फ्लोट करना है। फ्लोट करने में आपको चांसेस है कि आपके ऊपर की पोस्ट मिल जाए और हो सकता है वही रहे जो आपको मिली है, नीचे की नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं तो कहूँगा फ्लोट वाला चूज करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। स्लाइडिंग राउंड जब होगा तो ओनली 1 स्लाइडिंग राउंड विल बी कंडक्टेड, सिर्फ एक स्लाइडिंग राउंड होगा, उसके बाद में नहीं होगा। अगर हम रूल्स की बात करें तो जो फिक्स कैंडिडेट होंगे इनका कोई अपग्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर वे ज्वाइन नहीं भी करते, मान लीजिए एक बार फिक्स करके आ गया और ज्वाइन नहीं किया, तो वो जो सीट है वो अगले साल की वैकेंसी में चली जाएगी, अब दोबारा वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, है ना। इसके अलावा जो फ्लोट कैंडिडेट्स हैं वो उनका क्या होगा, अगर उनको अपग्रेड पॉसिबल है तो अपग्रेड किया जाएगा, और अपग्रेड अगर उनका हो गया है तो उनको जो अपग्रेडेड पोस्ट है वही ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि सर हमें ओरिजिनल वो मिली थी वो दे दो हमें, नहीं, फिर आप ये नहीं कह पाएंगे। मान लीजिए ओरिजिनली किसी को टीए मिला, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद में उसको लेट से टीए की जगह पे उसको ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली जो पोस्ट है वो मिल गई, लेकिन उसको लग रहा था कि टीए में उसको मिल सकता था नॉर्थ, लेकिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट में आप उसको मिला साउथ, तो वो ये नहीं कह सकता कि सर मुझे तो टीए ही दे दो पहले वाला ना, जो मिल गया वो मिल गया। उसके बाद में या तो ज्वाइन करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, ये इसमें प्रोसेस है, ठीक है। तो सिस्टम यही है कि मैक्सिमम सीट भर जाएं, तो एसएससी ने ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा है। इसके अलावा आपके कुछ एफएक्यूज हैं, मैं इनके भी जवाब दे देता हूँ, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में पिता के नाम में या हमारे नाम में कोई मिस्टेक है स्पेलिंग। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अपना जो तहसील होता है वहाँ से जाके एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए, जो कि आगे आपके काम में आएगा कि भैया ये और ये पर्सन सेम है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 10th 12th ग्रेजुएशन के जो रोल नंबर है और परसेंटेज हैं वो इनकरेक्टली फिल कर दिए थे एसएससी के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, तो डिपार्टमेंटल डीवी के दौरान यू विल फिल द करेक्ट डिटेल्स इन द ऑथेंटिकेशन फॉर्म। परसेंटेज रोल नंबर आर जनरली नॉट चेक्ड, जनरली इनको चेक नहीं करते, तो जो करेक्ट वाले हैं ना डीवी के टाइम वो फिल करना, ठीक है। आई हैव डुप्लीकेट मार्कशीट फॉर क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम द बोर्ड विथ अ लेटर इशू डेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट मार्कशीट एक्सेप्टेबल है अगर ये मेंशन करती है कि पासिंग ईयर कौन सा है और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, ठीक है। मैं बिलोंग करता हूँ रिजर्व्ड कैटेगरी से, तो बट मैंने यूएस मतलब सॉरी यूआर की कट ऑफ क्लियर करी है, तो क्या मुझे बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि नहीं, तो मेरा आंसर इसके लिए है कि हाँ, आपको कास्ट सर्टिफिकेट फिर भी तैयार रखना है, क्योंकि फर्दर प्रमोशन में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यूआर की सारी कट ऑफ क्लियर करके एमईए ले लेता है या सीएसएस ले लेता है, तो क्या उसको मतलब मान लीजिए एससी का कोई बच्चा उसने यूआर की कट ऑफ क्लियर करके सीट तो यूआर की ले ली,
लेकिन क्या फिर भी उसको एससी का सर्टिफिकेट देना है? तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे प्रमोशंस के लिए भी उसकी जरूरत होती है, तो वहां पे भी इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। किसी को लगता है कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मतलब मैं हूं और लेकिन मेरे पास में एनओसी नहीं है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो एनओसी नहीं है तो टीवी होगा तो सही, लेकिन उसको प्रोविजनल वो छोड़ देते हैं। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको जरूरत पड़ेगी एनओसी की, जो कि आपको लेनी पड़ेगी, रिलीविंग लेटर वहां से आपको मिलेगा। अगर मैं कट ऑफ क्लियर करता हूँ जनरल कैटेगरी की, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? रिजर्व कैटेगरी का एलोकेशन मतलब बेस्ड ऑन रैंक होता है, तो बिल्कुल बेनिफिट मिलता है। तो इन रैंक बेस्ड एलोकेशन, इफ यू डू नॉट सिक्योर अ सीट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी इन योर प्रेफर्ड स्टेट, यू विल बी अलॉटेड अ सीट अंडर योर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी की सीट आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आपने यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द क्वेश्चन फॉर्म मतलब फिलिंग द फॉर्म, माई एज हैड क्रॉस 27 और 30 ईयर, बट आई डिड नॉट अवेल ऑफ एज रिलैक्सेशन। ठीक है, so I belong to reserved category, so am I eligible to apply for the post? You can apply for the post while filling out the online options if you are मतलब इंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन। मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई, ये एक बार देख लेना, ये जरूरी पार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आईडी प्रूफ क्या क्या चाहिए होते हैं, ये सब यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कौन से ईयर के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगला पार्ट हमने वो भी दे रखा है कि कौन से सर्टिफिकेट्स आपको जरूरी है। ईडब्ल्यूएस जो है वो कब का होना चाहिए, कौन से साल का, यहाँ पे ईयर मेंशन्ड है। ठीक है, 24-25 का होना चाहिए, जो कि 25-26 के लिए वैलिड होगा। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो कब का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और कौन सा होना चाहिए, इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं। एससी एसटी जो क्रूशियल डेट है वो क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं। तो भाई ये आपका पूरा डिकोडर फॉर्म है, और आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, वहां पे से पीडीएफ लेके, जहां पे आपको डाउट लगता है ना कि कोई भी डाउट है सर हमें समझ नहीं आ रहा है, स्टिल आप चाहते हैं कि एक एक चीज मैं आपका भरवा दूं, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई करके आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरवा दूं। तो इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम ये और यूट्यूब ये है, तीनों चीज़ों पर जुड़े रहें। और बाकी भाई रिजल्ट के बाद में जल्द मिलते हैं। बहुत प्यारा सा, जिन बच्चों का भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है और अच्छी पोस्ट आपको मिलती है, या जो भी पोस्ट आपको मिलती है, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन गूगल फॉर्म भी मैं शेयर करूंगा, उस गूगल फॉर्म को भी ज़रूर भरना। और उसके बाद में एक प्यारा सा मुलाकात करेंगे आपसे, और बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि पूरे साल जब हमने भी मेहनत करी होती है, जिस तरीके से आप पूरे साल मेहनत करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, उस तरीके से हम भी कई साल से मेहनत कर रहे हैं, और आपके सिलेक्शन के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जब सिलेक्शन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।